Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are studying the basics of computational chemistry. इससे पहले हमने 3-4 लेक्चर्स में बेसिक जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या है और इसमें हम कौन सी थ्योरीज इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या क्या फंक्शनल इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब इस लेक्चर से हम इसमें इंशाल्लाह आगे डायरेक्ट जाएंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर मॉलिक्यूल्स को कैसे ड्रॉ करना है और उनके साथ जो मुख्तलिफ़ तरह की कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से करनी है। तो जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे ड्राइंग और विजुअलाइजेशन के लिए गॉस व्यू इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेशंस के रन करने के लिए गॉसियन इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप गॉस व्यू को ओपन करें तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आता है। इसका इंटरफेस एक इसमें ये विंडो है जिसके अंदर सारे कंट्रोल्स हैं और एक ये पैनल है जहाँ पे आप इस एरिया के अंदर अपना मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप इसको अगर गौर से देखें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा इससे फेमिलियराइज़ करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले ये ऊपर जो ये बार है ये फ़ाइल एडिट ये मेन्यू बार है, इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ ये ऑप्शंस खोल सकते हैं इससे। फिर नीचे ये वाली जो बार है इसके अंदर ये क्रिएट न्यू मॉलिक्यूल ग्रुप, मतलब एक नई फ़ाइल आपने लेनी है। अगर पुराने मॉलिक्यूल के अंदर एक और मॉलिक्यूल ऐड करना है, फ़ाइल ओपन करनी है, सेव, प्रिंट, ये सारे जनरल ऑप्शंस हैं जो कि हर तरह के सॉफ्टवेयर में होते हैं। उससे नीचे अगर ये देखें ये जो आपके पास ये वाली बार है जिसके अंदर सबसे पहले ये कार्बन 6 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास पूरा ये एक पीरियोडिक टेबल सा खुल जाता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वो टूल है जिसकी मदद से आप कोई भी एलिमेंट उसकी मुख्तलिफ़ वैलेंसीज़ और वो चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से मॉलिक्यूल ड्रॉ हो सकता है। अगर आप नेक्स्ट इसको देखें रिंग फ्रैगमेंट को, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ रिंग्स बने बनाए मिलेंगे जो कि आप डायरेक्टली ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दीज थिंग्स फ्रॉम योर सेल्फ। मतलब ये इतना बड़ा रिंग अगर आपने इस तरह के बनाने हों तो ये स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बने बनाए मौजूद हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंग के अलावा अगर आप देखें तो आर ग्रुप फ्रैगमेंट भी मौजूद है इसके अंदर। आर ग्रुप फ्रैगमेंट जो है इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स ऑलरेडी बने बनाए मौजूद हैं जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इनको आपको नए सिरे से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और बायोलॉजिकल फ्रैगमेंट्स हैं, यहाँ पे आप अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स और बहुत सारी और इस तरह की चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर कस्टम फ्रैगमेंट भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके आगे ये जो टूल्स हैं इनका इंट्रोडक्शन हम आगे देखते हैं। अब इसके अंदर जो हमने प्रैक्टिस करनी है, एक एग्ज़ाम्पल करनी है, वो हम एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड, जिसके अंदर कोबाल्ट के साथ 6 अमीन लिगेंड्स लगे हुए हैं और उस पर 3+3 चार्ज है। उसको ड्रॉ करने के लिए देखें आप उसी तरह हम इस कार्बन टेट्राहेड्रल पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो ये पिन वाला बटन दबा के तो इसको पक्का यहाँ पे पिन भी कर सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल इधर आपके सामने रहे। आप यहाँ से देखें कोबाल्ट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे आपके पास बहुत सारी उसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं कि कोबाल्ट कौन सा आपने लेना है। तो हमने ये ऑक्टाहेड्रल जो कोबाल्ट है ये वाला सेलेक्ट करके अगर हम इस विंडो के अंदर आके क्लिक करते हैं तो ये देखें कि ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट आपके सामने ड्रॉ हो गया है। आप इसको थोड़ा सा अगर क्लिक करके घुमा के देखें तो आपको 6 कोबाल्ट के साथ बॉन्ड्स नज़र आएंगे और ये सारे हाइड्रोजन एटम्स। अगर आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें तो देखें लेफ़्ट बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर आपको उस एटम का नाम नज़र आता है, एटम 3 हाइड्रोजन, मतलब ये एटम नंबर 3 है और ये हाइड्रोजन। अगर इस पर रखें तो आप देखें एटम 1 कोबाल्ट।
तो ये इस जगह पे आपको इसका नाम नज़र आ सकता है। और ये भी यहाँ पे देखें कि टोटल 7 एटम्स हैं, 33 इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूलर डबलेट इसकी स्पिन स्टेट है इस वक्त। अब इस एटम इस कोबाल्ट के साथ हमने अमीन लिगेंड्स लगाने हैं। तो उसके लिए अगर आप देखें नाइट्रोजन को आप सेलेक्ट करें यहाँ पे नाइट्रोजन को, तो ये नाइट्रोजन जो ट्राईवेलेंट नाइट्रोजन है ये अब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है। अब मैं इस हाइड्रोजन के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये इसको इस नाइट्रोजन ऐसे नाइट्रोजन से रिप्लेस करेगा जो ट्राईवेलेंट है। तो एक वैलेंसी उसकी इधर फिट होगी और 2 हाइड्रोजन उसने उसके ऊपर शो कर दिए। इसी तरह मैं इन सारे हाइड्रोजन्स पे क्लिक करता जाऊँगा तो सारे नाइट्रोजन्स के साथ, सारे कोबाल्ट के साथ मतलब उसने एक NH2 ग्रुप लगा दिया है। अब लेकिन हमने तो अमीन ग्रुप लगाने थे, मीन्स के NH3 ग्रुप लगाने थे। तो इसको हम NH3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर तो जो NH2 मौजूद है उसने उसको इंसर्ट कर दिया। NH3 है लेकिन तीसरा बॉन्ड उसने कोबाल्ट के साथ कंसिडर कर लिया, लिहाजा वो इसका एक और बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, मॉडिफाई बॉन्ड का है, मॉडिफाई एंगल, डाइड्रल, और ये एक ऐड वैलेंस का एक टूल है हमारे पास। ये छोटा सा जो हाइड्रोजन बना हुआ है, ये अगर आप लें तो आप किसी भी एटम के ऊपर क्लिक करके साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। लेट्स से कि हम ये जो टॉप वाला नाइट्रोजन है इसके साथ एक हाइड्रोजन लगाना चाहते हैं, तो जस्ट इस हाइड्रोजन पे भी मैं क्लिक करूँगा तो वो जो ऐड वैलेंस टूल लिया उसकी मदद से देखें कि ये NH3 बन गया है। ठीक हो गया। इसी तरह अब सारे नाइट्रोजन्स के ऊपर एक एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो उन सारों के साथ उसने एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अब आप देखें कि ये सारे NH3 बन चुके हैं और ये हेक्सामीन कोबाल्ट का एक स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमारे पास और बहुत सारे जो टूल्स मौजूद हैं जिनकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हम चाहते हैं कि ये कोबाल्ट और नाइट्रोजन के दरमियान की बॉन्ड लेंथ हम इंक्रीज़ करें, जो इसने बॉन्ड लेंथ्स बनाई होंगी वो बिल्कुल स्टैंडर्ड जो कि इसके अंदर फीड है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो उन बॉन्ड लेंथ्स के ऊपर इसने इन चीज़ों को एडजस्ट कर दिया सारे एटम्स को। तो ये अगर हम टूल लें, ये देखें मॉडिफाई बॉन्ड टूल जो है इसको सिलेक्ट करें। अब हम अगर 2 एटम्स को सिलेक्ट करें, लेट्स से कि ये कोबाल्ट है और ये नाइट्रोजन है। अब इन 2 को सिलेक्ट किया तो देखें कि वो सिलेक्ट हुए डिफरेंट कलर में आ गए, इट मीन्स कि ये सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। ये देखें ये नन का मतलब कोई बॉन्ड नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल। ये आप देखें अगर मैं डबल पर क्लिक करूँ तो वो बॉन्ड डबल शो होना शुरू हो जाता है। यहाँ से आप इसको बॉन्ड टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड लेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये 1.86 एंगस्ट्रॉम है, लेट्स से कि आप इसको कहते हैं कि आप इसकी बॉन्ड लेंथ 2 एंगस्ट्रॉम रखना चाहते हैं, जो कि इसकी एक ऑप्टिमाइज्ड बॉन्ड लेंथ उसके करीब करीब आती है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको 2 खुद से टाइप भी कर सकता हूँ, या इस स्लाइडर को पकड़ के तो इसकी मदद से इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। देखें कि ये 2 के करीब 1.9 समथिंग पे ला के मैंने इसको छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ 1.99440 एंगस्ट्रॉम पे सेट हो जाएगी। और इसी तरह मैं बाकी बॉन्ड लेंथ्स को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अब इसके अंदर एक और भी ऑप्शन है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, अभी सेव नहीं करता। दोबारा बॉन्ड लेंथ को अगर मैं सेलेक्ट करूँ, लेट्स से इसको 1 और 2 को, अब आप देखें कि जब मैं इसको स्लाइडर को मूव करता हूँ तो वो दोनों फ्रैगमेंट मूव करते हैं, नाइट्रोजन वाला भी और कोबाल्ट वाला भी। अगर मैं चाहता हूँ कि कोबाल्ट वहाँ पे फिक्स रहे क्योंकि बाकी बॉन्ड लेंथ अफेक्ट ना हो, और सिर्फ इस जो एटम नंबर 2 है इसको मूव किया जाए, तो एटम 1 को देखें यहाँ से आप फिक्स्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया। अब अगर मैं मूव करूँगा तो देखें कि सिर्फ नाइट्रोजन मूव कर रहा है, कोबाल्ट मूव नहीं कर रहा। तो मैं इस तरह से इसकी बॉन्ड लेंथ को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। कोई स्ट्रक्चर जो बनाया आपने, आप अपनी मर्ज़ी से उसकी बॉन्ड लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो इसके अंदर टूल है वो है
बॉन्ड एंगल का। अब अगर बॉन्ड एंगल को आप देखें, ये नेक्स्ट जो टूल है ये मॉडिफाई एंगल का टूल है। मॉडिफाई एंगल के अंदर अब आप देखें कि लेट्स से कि हम इन 3 एटम्स का एंगल चेक करते हैं। ये हो गया 1 2 3। इन तीनों पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एंगल आपको पता है कि 3 एटम्स के दरमियान होता है। ये हमारे पास एक छोटी सी विंडो खुल जाती है जिसमें एटम 1 2 और 3 इन तीनों का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब अगर आप इस एंगल के स्लाइडर को देखें, पकड़ के छेड़ते हैं, तो आप देखें कि आप इसका बॉन्ड एंगल किस तरह से वेरी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखें कि 1 और 2 एटम तो मूव कर रहे हैं लेकिन सेंटर से पूरा मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा है, तो आप अगर इस सेंटर वाले को फिक्स कर दें तो अब आप देखें कि सिर्फ आप इस बॉन्ड एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, पूरा मॉलिक्यूल उधर का उधर ही है, बाकी कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस तरह से आप अगर बॉन्ड एंगल की विंडो को देखें तो डिफ़ॉल्ट पे ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर आप चाहें तो आप यानी कि अगर आप समझते हैं कि जो इनिशियल स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं उसमें कोई बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है स्टैंडर्ड से, जो कि आपको पता है, तो आप कोशिश करें कि उसको उसके करीब एडजस्ट करें और उसको सॉफ्टवेयर को ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें जो कि मिनिमम एनर्जी स्ट्रक्चर के करीब करीब हो। तो जितना उसके करीब स्ट्रक्चर आप इसको प्रोवाइड करेंगे उतना ही जल्दी ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसीजर होगा और वो आपको एक मिनिमम एनर्जी स्ट्रक्चर फाइंड करके दे देगा। तो इसकी मदद से आप ये सारी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद एक और जो टूल है आपके पास वो है मॉडिफाई डाईहीड्रल का टूल है। जो डाईहीड्रल का टूल है ये इधर मौजूद है, मॉडिफाई डाईहीड्रल। अब ये टूल बेसिकली डाईहीड्रल एंगल्स को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डाईहीड्रल एंगल क्या होता है वो मैं आपको ये 3 डायमेंशंस में दिखाता हूँ। लेट्स से कि ये जो एंगल है 1 2 3 4, ये 4 एटम में सेलेक्ट करता हूँ। तो ये जो एंगल है ये 2 और 3 के दरमियान होगा। आप अगर इसको रोटेट करें तो देखें ये वाला एंगल। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि 1 2 3 4 ये 4 बॉन्ड सेलेक्ट करते हैं। अब ये आप देखें कि ये जो एंगल है एटम नंबर 2 और 3 के दरमियान, ये अगर यहाँ से मैं व्यू करूँ तो ये अगर इनको मैं रोटेट करूँ तो एक्चुअली ये एंगल है जो कि डाईहीड्रल एंगल है। अगर अब आप देखें मैं इसको यहाँ से वो करता हूँ, इसमें मैं करता हूँ एटम नंबर 1 को फिक्स कर लेता हूँ ताकि सिर्फ ये वाला मूव करे तो आपको एक्चुअल पता चले कि ये कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसको अब मैं रोटेट करूँ तो देखें कि कौन सा बॉन्ड रोटेट हो रहा है। ये बॉन्ड जो कि एटम नंबर 2 और 3 के दरमियान है ये रोटेट हो रहा है। तो ये वाला जो एंगल है ये एटम नंबर 4 को अगर मैं यहाँ इस तरह नीचे ये उसके सामने ले आऊँ तो ये जो एंगल है यानी कि जो इस तरह से घूमेगा इसको डाईहीड्रल एंगल कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बॉन्ड नंबर 2 और 3 जो है वो रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डाईहीड्रल एंगल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आप करना चाहें, आप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपको ये टूल भी काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है जो कि स्ट्रक्चर के अंदर आपको मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करने में एक और प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है जिसको सिमेट्री कहते हैं। आप यहाँ पे चूँकि सॉफ्टवेयर जो गॉसियन है वो सिमेट्री का पूरा फ़ायदा उठा सकता है, यानी कि अगर एक स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, इसके ये सारे बॉन्ड लेंथ एंगल्स एक जैसे हैं, तो वो उसको एक को कैलकुलेट करके और बाकियों को उसके रेप्लिकेट करके तो आपका जो कैलकुलेशन टाइम है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए आप अगर देखें तो इस स्ट्रक्चर को अगर ये माउस व्हील को अगर आप घुमाएं तो ये जूम इन जूम आउट भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी सिमेट्री को हम चेक करें तो
उसमें इसको ऐसी जगह पे सेट करते हैं जहाँ पे ये महसूस होगी सिमेट्रिकल। देखें ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे नीचे और इस तरह से ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे नज़र आने चाहिए। ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इस तरह अगर आप इसको हर साइड से घुमा के देखें तो ये सारे एक जैसे होने चाहिए। देखें यहाँ पे ये एक जैसे नहीं है, ये वाला ऐसे है तो ये वाला थोड़ा सा पीछे है। तो इसको अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा सिमेट्राइज मैनुअली कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं सॉरी ये मैंने फिक्स नहीं किया था, इसको मैं फिक्स करता हूँ एटम नंबर 1 को। और ये देखें मैं इस 4 को तकरीबन ऐसी सिचुएशन के अंदर लाता हूँ कि ये उसके साथ सिमेट्रिकल लगे। ये दोनों एटम्स और ये दोनों एटम एक जैसे स्टाइल में लगे हैं और ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हों। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। इस तरह से सारे एलिमेंट्स को अगर आप सिमेट्राइज करें तो अब इसका पॉइंट ग्रुप हम चेक करते हैं टूल्स के अंदर जाके। तो पॉइंट ग्रुप पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप अगर एनेबल पॉइंट ग्रुप सिमेट्री करें तो इस वक्त इसकी जो सिमेट्री है वो C1 सिमेट्री है। तो जितना कोई चूँकि ये हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली यहाँ पे सिमेट्री से सिमेट्री को पढ़ना नहीं है बल्कि जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करना है। सिमेट्री एक पूरा सब्जेक्ट है जो कि आप केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें कि सबसे हाईएस्ट जो सिमेट्री ये मॉलिक्यूल अटेन कर सकता है वो S6 सिमेट्री है। तो उस S6 सिमेट्री यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको ये पहचान नहीं पा रहा इस वक्त। ये C1 सिमेट्री के अंदर है। मिनिमम ये सिमेट्रीज के अंदर अगर होगी तो ये आपका स्ट्रक्चर रिलेटिवली इजीली हो जाएगा, ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि हम इस सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं कि इसकी सिमेट्री इंक्रीज़ करे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर 0.01 की टॉलरेंस रखे तो इसको सॉफ्टवेयर को कोई पता नहीं चल रहा है इसकी कौन सी सिमेट्री है। अगर आप इसको लूज़ करते जाएं, वेरी लूज़ और इंतहाई लूज़, डू यू फील लकी, ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये देखें कि ये आपको मुख्तलिफ और ऑप्शन देता है कि मॉलिक्यूल किस किस तरह की सिमेट्री में आ सकता है। वेरी लूज़ के ऊपर भी देखें ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ वेरी लूज़ तक नहीं आ रहा, ऑफुली लूज़ पे जाएं तो ये C3 सिमेट्री भी बता रहा है कि इसमें पॉसिबल है। तो ये अभी S6 सिमेट्री की तरफ नहीं जा रहा। अगर मैं इसको C3 में सिमेट्राइज करता हूँ तो ये देखें कि उसने C3 के हवाले से मॉलिक्यूल को सिमेट्राइज कर दिया। और अब ये S6 ऑप्शन भी इसने दिया है कि S6 में भी मॉलिक्यूल जा सकता है। अगर S6 पे करें तो अब ये मॉलिक्यूल को इसने जो सिमेट्री दी है उसमें देखें कि बिल्कुल ये सारे जो बॉन्ड लेंथ्स और एंगल्स हैं ये एक जैसी सिमेट्री के अंदर आ गए हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होता नज़र आएगा क्योंकि हमने 2 बार इसकी सिमेट्री को चेंज किया है और इंतहाई बड़े लूज़ जो टॉलरेंस है उसके साथ, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम तक हमने इसको मूव करने की इजाज़त दी है बॉन्ड लेंथ्स और एंगल्स को। तो ये जो सिमेट्री इसने इसके ऊपर अप्लाई की है। इसके बाद अब इसका पॉइंट ग्रुप जो है वो करंट पॉइंट ग्रुप S6 आ गया है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल की सिमेट्री को भी चेंज कर सकते हैं और उसको हायर सिमेट्री के अंदर लेके जा सकते हैं। जितनी हायर सिमेट्री के अंदर मॉलिक्यूल होगा वो उतना रिलेटिवली इजीली ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। तो लेकिन ये लाजमी स्टेप नहीं है। अगर आपको इस चीज़ का पता है तो आप इसको करें। अगर आप सिमेट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो लेट इट लीव ऑन द सॉफ्टवेयर, उसको ख़ुद से ये काम करने दें, वरना आप स्ट्रक्चर को बहुत हद तक डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जब ये चीज़ कंप्लीट हो गई तो अब हम इसको कैलकुलेशन को सेव करके सबमिट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैलकुलेट करे सॉफ्टवेयर और इसका जो ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म है वो हमें निकाल के दे। तो यहाँ पे चूँकि स्ट्रक्चर अभी एक क्रूड हालत के अंदर है, जब ये ऑप्टिमाइज़ होगा तो इसकी हर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, एवरीथिंग कैलकुलेट होगा और वो जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन होगी उसके नतीजे में जो इसके ऑप्टिमम मिनिमम एनर्जी डिस्टेंसेस हैं, बॉन्ड डिस्टेंसेस, बॉन्ड एंगल, वो सारे सेट हो जाएंगे और हमें फाइनल एक रिफॉर्म्ड किस्म का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कैलकुलेशन को सबमिट करना। तो उसके लिए आप कैलकुलेट बटन के ऊपर आएँ, गॉसियन कैलकुलेशन सेटअप, यहाँ पे अब
सबसे पहले आपने जॉब टाइप में ये सिलेक्ट करना है कि आपने क्या करना है। सिंपल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मॉलिक्यूल को ऑप्टिमाइज़ करना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी रन करनी है। हम इसमें ऑप्ट प्लस फ्रिक का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑप्ट प्लस फ्रिक का मतलब है कि पहले मॉलिक्यूल को ये ऑप्टिमाइज़ करेगा और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करेगा, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी रन करेगा, और वो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ हैं उससे हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूल वाकई मिनिमम एनर्जी स्ट्रक्चर है, कोई ट्रांजिशन स्ट्रक्चर तो नहीं है, मतलब वो एक लोकल मिनिमा है, वो मैक्सिमा नहीं है। ये चीज़ हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन से पता चल जाती है बाय द एब्सेंस ऑफ एन इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी। अगर उसकी कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही तो इट मीन्स के मॉलिक्यूल आपका ट्रू मिनिमा है। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को फ़िलहाल हम नहीं छेड़ेंगे, हम फ़िलहाल बेसिक्स में सिर्फ जा रहे हैं। यहाँ जॉब टाइप में सिर्फ ऑप्ट प्लस फ्रिक सेलेक्ट करेंगे। मेथड में आते हैं। यहाँ मेथड के अंदर आप जो आपका डिज़ायरेबल मेथड हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट है, हमने कोई उसके अलावा चीज़ नहीं अभी कैलकुलेट करनी, ग्राउंड स्टेट ही कैलकुलेट करनी है। फिर थ्योरी है, कौन सी थ्योरी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स, सेमी एम्पेरिकल, हार्ट्री फॉक, DFT, MP2, MP4, CCST, ये सारी थ्योरीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए फ़िलहाल सिंपल हार्ट्री फॉक कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पे बेसिस सेट के अंदर आप इस पे बेसिस सेट अप्लाई कर सकते हैं, जो भी बेसिस सेट आप लगाना चाहते हैं। एट द मोमेंट हम इसको भी 3 to 1G पे ही रखते हैं, और उसके बाद 3 to 1G आई बिलीव के इसको कोबाल्ट को कैलकुलेट कर लेगा। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पिन इसकी डबलेट आ रही है, मतलब कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इस पर करेक्ट चार्ज भी फिट नहीं किया। अगर आप देखें तो कोबाल्ट 3+ स्टेट में हमने कहा था कि हम लेंगे हेक्सामीन, चूँकि 6 अमीन लिगेंड्स जो हैं वो न्यूट्रन लिगेंड्स हैं, तो कोबाल्ट पे 3+ चार्ज है। तो अगर हम इस चार्ज को यहाँ से +3 के ऊपर ले जाएं, अब आप देखें इसकी स्पिन सिंगलेट हो गई है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं हैं, और ये इसकी अब करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। टाइटल के अंदर आप जॉब टाइटल कोई भी दे सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोबाल्ट हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड। ये अपनी याद दहानी के लिए, जॉब टाइटल का कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कंप्यूटर्स को रीड नहीं करेगा, लेकिन ये आपकी याद दहानी के लिए कि आप इस जो आपके पास कैलकुलेशन है, बाद में आपको पता लगे कि इसमें आपने क्या किया था, तो यहाँ पे आप अपनी याद दहानी के लिए जो आप कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख लें ताकि ये आपको याद रहे। लिंक 0 के अंदर आपने यहाँ से जो शेयर्ड प्रोसेसर्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने प्रोसेसर्स आपने इस कैलकुलेशन को देने हैं। ये चीज़ हम पहले एक दफ़ा डिस्कस कर चुके थे। तो लेट्स से कि ये एक थोड़ी सी हैवी कैलकुलेशन है, मतलब इसमें देखें कि 84 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 25 एटम्स हैं, तो हम इसको मैक्सिमम प्रोसेसर असाइन कर देते हैं। क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर 4 प्रोसेसर्स हैं, तो मैं इसको शेयर्ड प्रोसेसर 4 कर दूँगा। चेक पॉइंट फाइल जो है इसको हम फ़िलहाल डिफाइन उसी हालत में रहने देते हैं। फुल पाथ, अगर आपने लिनक्स पे कैलकुलेशन सबमिट करें तो फिर आपको ये फुल पाथ का ऑप्शन हटाना पड़ता है। विंडोज़ के अंदर ये फुल पाथ रखेंगे तो विंडो को कंप्लीट पाथ इसका समझ आएगा। चेक पॉइंट फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बाकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, तो इसको हम यहाँ से सेव रखेंगे। अगर आप नहीं इसको सेव करना चाहते तो डोंट सेव कर दें, चेक पॉइंट फाइल नहीं सेव होगी। लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट नेम, जो कैलकुलेशन का नाम होगा उसी नेम के साथ एक चेक पॉइंट फाइल जनरेट होगी जो उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे आप कैलकुलेशन सेव कर रहे हैं। बाकी जनरल के अंदर और ऑप्शंस हैं। फिर सॉल्वेशन के अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ पे सॉल्वेंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारी इस कैलकुलेशन में हम सॉल्वेंट वगैरह कुछ नहीं रखेंगे, हम गैस फेज़ में ये कैलकुलेशन करेंगे। अब ये हमारी नॉर्मल सेटिंग कंप्लीट हो गई हैं, हमने इसको सेव करना है। इस पे हम अगर क्लिक करते हैं एडिट के ऊपर तो ये हमें सेव का ऑप्शन देता है, सेव, और यहाँ पे हम इसका जो नाम रख देते हैं लेट्स से कोबाल्ट, और उसी तरह का नाम रखते हैं जिस तरह से ये स्ट्रक्चर है ताकि हमें याद रहे।
ये इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैलकुलेशन है में साथ ऑप्ट प्लस फ्रिक लिखते हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन फ्रीक्वेंसी दोनों कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब मुझे पता चल जाएगा ये फ़ाइल का नाम देख के कि ये इस स्ट्रक्चर की ऑप्टिमाइजेशन और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन है। अब इसको मैं सेव करता हूँ तो ये फ़ाइल मेरे पास ओपन हो गई है। एक्चुअली ये फ़ाइल बनी है जिसके अंदर आपका सारा स्ट्रक्चर मौजूद है। ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इस फाइल का स्ट्रक्चर के ये चेक पॉइंट फ़ाइल है आपकी, फिर ये आपके शेयर्ड प्रोसेसर हैं जो परसेंट से शुरू होती हैं जो लाइंस, ये सिस्टम के लिए हैं। फिर जो हैश से लाइन शुरू होती है ये आपकी राउट लाइन या राउट कार्ड है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है कि करना क्या है। ऑप्ट का मतलब है ऑप्टिमाइज़ करना है, फ्रिक का मतलब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। हार्ट्री-फॉक थ्योरी पे 3 to 1G बेसिस सेट है। जियोम इज इक्वल टू कनेक्टिविटी का मतलब है कि ये जो ज्योमेट्री दी गई है इसके एंड पे एक लाइन खाली छोड़ के तो फिर इसकी कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि कौन सा आइटम किसके साथ कनेक्टेड है। फिर एक लाइन खाली होती है और उसके बाद टाइटल है, उसके बाद एक लाइन फिर खाली होती है, फिर चार्ज है +3, मल्टीप्लिसिटी 1 है और उसके बाद ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इन एलिमेंट्स के। इसको अगर मैं क्लोज़ करता हूँ तो ये अब मुझसे पूछ रहा है कि जॉब सबमिट करनी है। अगर तो आप किसी कंप्यूटर के अंदर गॉसियन मौजूद है, आप यस करेंगे गॉसियन पे ये कैलकुलेशन रन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे नहीं रन करना चाहते, नो करके, तो इस फाइल को कॉपी करके क्लस्टर कंप्यूटर पे या सुपर कंप्यूटर वट एवर फैसिलिटी यू हैव आप वहाँ पे उसको रन कर सकते हैं। अभी मैं इसको यस करता हूँ तो ये यहीं पे कैलकुलेशन को रन कर देगा। अब आप देखें कि ये आपके फ़ोल्डर के अंदर जहाँ पे ये कैलकुलेशन आपने सेव की थी .gjf जो फाइल है ये इनपुट फाइल थी जो आपने अभी सेव की है। फिर जब उसने कैलकुलेशन रन की है तो उसने ये एक लॉग फाइल जनरेट कर दी है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके अंदर वो सारा आउटपुट सेव कर रहा है। और एक .ch ये चेक पॉइंट फाइल है जिसके अंदर जो उसके ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन है वो भी सेव होती है और इसके अंदर से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखें कि साथ साथ इन फाइल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मींस कि कैलकुलेशन प्रोसेस कर रही है और साथ साथ ये रन हो रही है। तो जैसे ये कैलकुलेशन एंड होगी फिर आगे हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि कैलकुलेशंस को विजुलाइज कैसे करना है, उनको व्यू कैसे करना है। अभी मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही कैलकुलेशन कंप्लीट होती है मैं इसको रिज्यूम करूँगा ताकि ये जो 4-5 मिनट अगर कैलकुलेशन में ले लेता है कंप्यूटर तो वो इतनी देर आप लोग बोर ना हो। तो मैं इसको अभी पॉज करने जा रहा हूँ, फिर इसको रिज्यूम करूँगा जैसे ही कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, वेलकम बैक। ये देखें कि कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है और आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आया है कि गॉसियन जॉब हैज़ कंप्लीटेड, डू यू वांट टू क्लोज द गॉसियन विंडो। आप इसको यस करें। नीचे देखें कि उसने ये जो आखिरी लाइन है नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ गॉसियन 09 एट दिस, तो अगर ये लाइन आ जाती है इट मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे बाज़ औक़ात ये भी आ जाता है कि एरर टर्मिनेशन या कोई एरर, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि वो एरर क्यों आ रही है। अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यस, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कौन सी जो फ़ाइल है उसको ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे देखें आपको 2 फाइलें नज़र आ रही हैं, एक तो बाइनरी चेक पॉइंट फ़ाइल है और एक सिंपल टेक्स्ट लॉग फाइल है। ये दोनों फाइलों में इसेंशियल्स चीज़ें मौजूद हैं जो कैलकुलेशन की जो आपको चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं ईच फाइल के साथ। जिस तरह अगर आपने सारी इंटरमीडिएट ज्योमेट्रीज़ देखनी है कि कौन कौन सी ज्योमेट्रीज़ के उसको ऑप्टिमाइज़ किया है, मतलब आपने जो स्ट्रक्चर दिया था उसको कैसे चेंज किया, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करके, तो किन किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू गुजर के वो इस फाइनल स्ट्रक्चर तक पहुंचा, तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ लॉग फाइल में मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्बिटल्स को प्लॉट करें और इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप्स देखें तो वो डाटा आपको सिर्फ चेक पॉइंट फाइल में मिलेगा, वो लॉग फाइल में नहीं मिलेगा। तो आप इनमें से फ़िलहाल कोई भी ओपन कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगी। अगर हम इसको ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो आ जाती है जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में मौजूद है। इससे आगे कंटिन्यू करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। मेरा ख़्याल है कि अभी तक के लिए इतना काफ़ी है कि आपने एक सिंपल कैलकुलेशन बनानी कैसे और उसको ऑप्टिमाइजेशन या किसी उसके लिए कैलकुलेशन के लिए रन कैसे करना है। तो जो नेक्स्ट इससे स्टेप्स हैं कि अब इस फाइल को विजुअलाइज़ कैसे करना है, जो आपके पास आउटपुट आई है इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।
और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, और आई विल रिप्लाई टू दैट कमेंट एज सून एज आई कैन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।